अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग व्यूज़ पे मोहम्मद मालिक। काफ़ी बड़ी खबरें थी आज, काफ़ी ज़्यादा। पहले तो हमने देखा कि एक वाइट पेपर पीटीआई ने इशू किया है प्रेजेंट गवर्नमेंट के ऊपर। उसमें ज़्यादा सरप्राइजेज नहीं थे क्योंकि काफ़ी हक़ाइक़ हमें वैसे ही पता है। जो महंगाई है, जो मका पुआ हुआ है डॉलर की प्राइसेस पे, जो काफ़ी पॉलिसीज़ और काफ़ी ऐसे फैसले हैं जो डिफरेंट हो सकते थे लेकिन नज़र नहीं आ रहे। बहरहाल वो बड़ा फैसला था। फिर एनर्जी सेविंग के ऊपर ज़बरदस्त आज अनाउंसमेंट आई, फेडरल कैबिनेट के लोग बैठे हुए थे, ख्वाजा आसिफ ने किया और बड़ा अच्छा एनर्जी प्लान है। लेकिन लग रहा है कि वो शायद ऑलरेडी पॉलिटिक्स की नज़र हो जाएगा, बिकॉज पंजाब गवर्नमेंट ने उस पर रिएक्ट किया है, उन्होंने शूट डाउन कर दिया है। केपी गवर्नमेंट का जो इनिशियल रिएक्शन आया, अगरचे ख्वाजा साहब कह रहे थे कि अभी तक हम पॉजिटिव जवाब का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन वहाँ से भी अब उन्होंने उसको शूट डाउन करना शुरू कर दिया है। ये इस पर हम डिटेल में प्रोग्राम करेंगे क्योंकि बड़ी बदकिस्मती होगी कि अगर इस इतने अच्छे एनर्जी प्लान पे एक सियासत होगी। साथ ही कराची वाला ड्रामा तो चल रहा है एमक्यूएम का, क्या होगा क्या नहीं होगा। गवर्नर रात को पहुंच गए इस्लामाबाद, उनकी मीटिंग्स हो रही हैं उधर। आज फिर एज वी स्पीक अभी पीएसपी के साथ मीटिंग एक्सपेक्टेड है एमक्यूएम की लीडरशिप की, और इसके अलावा पीपल्स पार्टी अपनी चीज़ें कर रही है। आसिफ जरदारी साहब, उम्मीद का उन्होंने एक दामन पकड़ाया हुआ उनको, लेकिन जो उनके नीचे हैं चीफ मिनिस्टर और बाकी लोग, उन्होंने कोरा जवाब दे दिया हुआ है। एमक्यूएम की धमकी, लगता है वजन अब इस बार इसमें होगा नहीं इतना, जो वो वफाक से अलहदा होने की धमकी दे रहे हैं गवर्नमेंट से, अगर हमारी बात ना मानेगी तो उस पर, क्योंकि अब उनके अदवी तादाद उनको सपोर्ट नहीं करती। जो इस वक्त हालात है नेशनल असम्बली में, अगर वो हट भी जाएँ और पीटीआई बाहर बैठी रहे तो उनके हटने से गवर्नमेंट नहीं गिरती, गवर्नमेंट की मेजॉरिटी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उस पर बड़ी तफसीलत बात करेंगे और बिहाइंड द सीन्स कराची में हो क्या रहा है उसको भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। प्लान कुछ और था, लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर आज सुबह हुई जो इन तमाम खबरों में दब से रह गई। हमने भी टेलीविज़न पे आपने देखा होगा, एक एक दो टिकर्स चले और उसके बाद वो खबर खामोश हो गई। लेकिन आई थिंक ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स वो ये खबर है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की एक पिटिशन पर फैसला दिया और उन्होंने इजाज़त दे दी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि उन्होंने जो कंटेम्प्ट ऑफ प्रोसीडिंग्स शुरू की हुई हैं इमरान खान साहब के ऊपर और कुछ और पार्टी के मेन लीडर्स असद उमर, फवाद चौधरी, 2-3 और लोग हैं उनके ऊपर, ये सितंबर, जुलाई, अगस्त वगैरह के अंदर स्टेटमेंट्स आई थी। तो पिछले सितंबर के अंदर ये प्रोसेस शुरू हुआ था। भी अपना पीटीआई वालों ने उस पर बहुत से मुकदमात मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में कर दिए रोकने के लिए, ये पावर्स नहीं हैं। फिर ईसीपी ने एक पिटिशन की हुई थी सुप्रीम कोर्ट को कि ये तमाम जो डिफरेंट हाई कोर्ट्स के अंदर ये पिटिशंस हुई हुई, चैलेंज किया हुआ है पीटीआई ने उनकी इस पावर को कि कंटेम्प्ट वो नहीं कर सकते, इसको एक हाई कोर्ट में यकजा कर दिया जाए। वो तो सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना, लेकिन उन्होंने ईसीपी को इजाज़त दे दी है कि आप अपनी कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स जारी रखें। ये बड़ा ख़तरनाक है क्योंकि जो इलेक्शन एक्ट 2017 है उसका एक सेक्शन 10 है जिसमें पावर फॉर टू पनिश कंटेम्प्ट की वो ये सेक्शन है। इसके मुताबिक इलेक्शन कमीशन के पास कंटेम्प्ट की वो तमाम पावर्स हैं जो एक हाई कोर्ट के जज के पास हैं, यानी कि वो कैद भी दे सकता है, जुर्माना भी दे सकता है। और आपको पता है कि अगर कैद हो जाए तो फिर कोई भी पार्लियामेंटेरियन वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, वो अपनी सीट उसको छोड़नी पड़ेगी। और अगर इलेक्शन कमीशन के ताल्लुकात और इमरान खान और पीटीआई के ताल्लुकात कोई छुपी हुई बात तो है नहीं, वो तो खुल के अभी तक उनके सामने कहते हैं कि जी ये तो बी टीम है पीएमएलएन की और सब कुछ। अगर उस इलेक्शन कमीशन को अब सुप्रीम कोर्ट से इजाज़त मिल गई है तो क्या इसके बहुत सीरियस असरात हो सकते हैं, इस पर भी हम आज बात करेंगे क्योंकि मेरे नज़दीक एक बड़ी ही एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट मज़ेदार ख़बर और वो आपने भी देख ली होगी कि मरियम नवाज साहिबा को सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बना दिया गया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग का। लेकिन उससे इंटरेस्टिंग बात यह है कि उनको चीफ ऑर्गेनाइज़र भी बना दिया गया है और उनको कंप्लीट इख्तियार दे दिया गया है पार्टी को तमाम लेवल्स के ऊपर ऑर्गेनाइज करने का। सो नज़र ये आ रहा है कि जो बहुत बड़ा झगड़ा चल रहा था काफ़ी अरसे से ख़ानदान के अंदर कि किस तरह अगली नस्ल के अंदर बांटा जाएगा, मियाँ साहब और शहबाज साहब तो 1 और 2 की पोजीशन में फ़िट थे और काम चल रहा था, लेकिन बच्चों में काफ़ी इख्लाफात थे। तो वो नज़र ये आ रहा है कि अब शायद पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में ये अब साबित हो गया है कि ये इम्पॉर्टेंट नहीं होता कि आपके डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स क्या हैं, बल्कि आपका डीएनए क्या है। अब अगर देखें पीएमएलएन में तो मियाँ नवाज साहब कायद,
उनके छोटे भाई वज़ीर आज़म और पार्टी प्रेसिडेंट, अब उनकी साहबजादी वो हो जाएंगी चीफ ऑर्गेनाइज़र और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट। अब हमज़ा का क्या होगा, ये आके क्या करेंगी? बड़े इंटरेस्टिंग सवाल हैं, तमाम चीज़ों पे बात करेंगे आज। मेरे से बड़ा इंटरेस्टिंग पैनल है। आरिफ हमीद भट्टी साहब मेरे साथ हैं। कराची की सिचुएशन पे मैं बात करूंगा नादिया नकी से भी, एंकर पर्सन है और कराची पे गहरी नज़र रखते हैं हमें। और मैं वसीम अख्तर साहब से भी बात, मैंने थोड़ी देर पहले एक छोटा सा सेगमेंट रिकॉर्ड किया था, वो भी मैं आपको सुनाऊंगा, क्योंकि वसीम अख्तर जो डिप्टी कन्वीनर हैं इस एमक्यूएम के, वो इस टाइम पे उन्होंने जाना था पीएसपी के मीटिंग में और पाक सरजमीन के मुस्तफा कमाल वाले साहब की तरफ, तो उनसे भी काफ़ी मैंने सवाल पूछे थे। आप सुनेंगे कि जिस बंदे को आपने पार्टी से निकाला, कामरान टिसोरी जो गवर्नर है, अब वही आपकी पार्टी जोड़ रहे हैं, और फारूक सत्तार के साथ कैसे चलेंगे और कौन जुड़वा रहा है इस पार्टी को, किस लिए जोड़ा जा रहा है, ये तमाम चीज़ें हम उस पर बात करेंगे। और मैं आप दोनों के हजरात की इजाज़त से मैं शाह खावर साहब से शुरू करना चाहता हूँ। हमारे साथ हैं शाह खावर साहब? जी, खावर साहब रिटायर्ड जज हैं हाई कोर्ट के, सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट। अस्सलाम वालेकुम शाह खावर साहब। शाह खावर साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। ये बताएं, जो सुप्रीम कोर्ट ने आज ये फैसला किया है कि आप इलेक्शन कमीशन को इजाज़त दी है कि वो अपनी कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स कर सकें, ये इमरान खान साहब के लिए परेशानी की बात कितनी हो सकती है? क्योंकि पीटीआई ने अभी तक ये मामला लटका दिया हुआ था प्रोसीडिंग्स को डिफरेंट हाई कोर्ट्स में केसेस करके, और ये पेंडिंग पड़ा हुआ था। और ये जो इलेक्शन एक्ट 2017 की सेक्शन 10 है, ये तो बड़ा क्लियर है कि कमीशन के मेंबर की या चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अगर कंटेम्प्ट की हो गई तो वो आपको वही सज़ा दे सकते हैं जो हाई कोर्ट की, तो वो तो कन्विक्शन भी दे सकते हैं और सब कुछ। और दूसरा, जो पीटीआई के लॉयर्स थे सुप्रीम कोर्ट के सामने, उन्होंने आर्ग्यू किया कि जी जैसे कोई रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर आ जाए, कुछ आ जाए, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो तो पहले फैसला होगा फिर देखेंगे। सो ये कितना खतरनाक हो सकता है? जी मोहम्मद मालिक साहब, ये खासा सीरियस इशू है पीटीआई के लिए। और आपको याद है कि कंटेम्प्ट ऑफ कमीशन की जो कार्रवाई है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ऑलरेडी इनिशिएट कर रखी है इमरान खान साहब के खिलाफ, असद उमर साहब के खिलाफ और फवाद चौधरी के खिलाफ, जिनको जो जुरिस्डिक्शन है इलेक्शन कमीशन की कंटेम्प्ट का नोटिस इशू करने की, उस पर उन्होंने मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में उसको चैलेंज कर रखा था, सिंध हाई कोर्ट में भी, लाहौर हाई कोर्ट में भी। और उसमें इलेक्शन कमीशन को इस कार्रवाई की फाइनल ऑर्डर करने से रोका गया। और ये मैटर आज, जैसे कि अभी आपने फरमाया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी वो जो है इजाजत दे दी है या ये वाजे कर दिया है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो इलेक्शन एक्ट 2017 दफा 10 के तहत बिल्कुल कॉम्पिटेंट है कंटेम्प्ट का नोटिस इशू करने और कार्रवाई करने की, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह की एक हाई कोर्ट को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस 3 ऑफ 2000, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस 5 ऑफ 2003 के तहत जिस तरह कार्रवाई करने का हक इख्तियार है, उसी तरह कमीशन को और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को और उसके मेंबर्स को भी उसी तरह इख्तियार हासिल होगा कि तो अगर ये कंटेम्प्ट लगा देते हैं खान साहब पे, तो फिर और सजा दे देते हैं ये, तो फिर क्या वो ऑटोमेटिक डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगी उनकी? वो तो पहले ही हुई भी है। इसको फर्दर क्या इसका नुकसान हो सकता है? देखिए, इसका फर्दर नुकसान ये हो सकता है कि जैसे आर्टिकल 63 में ये बिल्कुल वाज़े लिखा हुआ है कि कोई भी ऐसा शख्स जिसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में या कंटेम्प्ट में सजा हुई हो, तो वो सजा कंप्लीट होने के 5 साल तक जो है वो इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर सकता। तो ये क्योंकि सेक्शन 10 में ये बिल्कुल वाज़े तौर पर लिखा हुआ है, ये लॉ प्रोवाइड कर रहा है कि इलेक्शन कमीशन को, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को और उनके मेंबर्स को बिल्कुल वही इख्तियारात कंटेम्प्ट के हासिल हैं जिस तरह के एक हाई कोर्ट को हैं। तो ये मामला खासा सीरियस है। तो ये मुझे बताएं, अगर ये कंटेम्प्ट में सजा देता है इलेक्शन कमीशन, तो फिर इसकी रेमेडी है खान साहब के पास? इसकी अपील होगी इसके अगेंस्ट? क्योंकि वो भी तो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। क्या उनके इस वर्डिक्ट को
हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट उड़ा सकती है? जी बिल्कुल हो सकती है। उसकी वजह यह है कि जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस है 2003, उसमें बिल्कुल एक वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है कि अगर हाई कोर्ट के अगर 2 या 2 से ज्यादा जजेस किसी को कंटेम्प्ट में सजा देते हैं तो फिर उसकी अपील जो है वो सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है। और अगर ये कमीशन जो है वो 2 रुकनी या फुल कोर्ट भी या 3 या 4 जितने भी अरकान पर मुश्तमिल अगर कोई फैसला करते हैं कंटेम्प्ट ऑफ इलेक्शन कमीशन की सेक्शन 10 के तहत, तो जिस तरह के वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस 2003 में एक अपील का जो राइट है वो बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के पास मौजूद है। तो ये आप ऑब्वियसली कंटेम्प्ट की जो प्रोसीडिंग जो अभी तक रुकी हुई थी, ये अब फुल स्पीड पे चली जाएंगी। तो क्या हम इसको क्या कहें, हम क्या आपके ख्याल में, आपके एक्सपीरियंस में, ये दिनों में फैसला आपको नजर आता है, हफ्तों में नजर आता है? व्हाट डू यू थिंक? हाँ, उसमें यह था कि जो मैंने अभी अर्ज किया कि पहले जो हाई कोर्ट्स ने भी जो रिस्ट्रेन किया हुआ था इलेक्शन कमीशन को, वो ये कहा था कि आप कार्रवाई जारी रख सकते हैं, लेकिन जब तक हम इसका आईनी जो है टच स्टोन के ऊपर फैसला नहीं करते तो आप फाइनल डिसीजन नहीं देंगे। लेकिन अब ये लगता है कि सुप्रीम कोर्ट, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले में तो लिखा हुआ है, फैसले वो तो खत्म कर दी सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने बात। उन्होंने तो कहा है कि इंजंक्शन नहीं हो सकती जब तक अल्ट्रा वायरस प्रूव ना हुआ हो, तो वो तो हट गई कतगन। बिल्कुल, मैं ये समझता हूं कि अब इलेक्शन कमीशन के पास जो है वो कोई अमर माने नहीं है कि वो उसको अपने उसी स्पीड के साथ जो है इसको आगे जो है लेके चले और वो के उनको जो है जितने भी जिन्होंने भी कंटेम्प्ट की है, इमरान खान साहब हैं, असद उमर साहब हैं या उसमें फवाद चौधरी हैं, उनको मौका तो जरूर मिला, जो इत्तेफाक मिले, क्योंकि अभी तक ये प्रेजेंट नहीं हुए। इन्होंने जब इनको बुलाया गया इस कंटेम्प्ट पे तो उन्होंने हाई कोर्ट में अपील्स कर दी। अब भी अगर शाह खबर साहब ये नहीं जाते तो क्या वो एक्स पार्टे फैसला कर सकता है वो इलेक्शन कमीशन? देखिए, अगर वो नहीं जाते तो बिल्कुल उनके खिलाफ एक्स पार्टी भी हो सकती है, उनको शो कॉज नोटिस दे के इन पर्सन भी बुलाया जा सकता है, और अगर वो इन पर्सन पेश नहीं होते तो उनको जो कोर्सिव मेयर्स हैं वो भी अडॉप्ट किए जा सकते हैं, उनको वारंट गिरफ्तारी के तहत भी जो है वो गिरफ्तार करके भी पेश किया जा सकता है। तो वो जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस 2003 में जितनी हाई कोर्ट्स के पास पावर्स हैं, सुप्रीम कोर्ट के पास पावर्स हैं, वो सारी इलेक्शन कमीशन को हासिल हैं कि वो कार्रवाई को आगे चलाने में वो तमाम ऑप्शंस इस्तेमाल कर सकती है जो कि उस ऑर्डिनेंस में मौजूद है। शाह खबर साहब, बहुत शुक्रिया ये सिचुएशन क्लियर करने का। बड़ी साहब, आपने सुना है, बड़ी खामोशी से एक बड़ी खतरनाक डेवलपमेंट हो गई है, और जो मेन स्टांस था हाई कोर्ट्स के अंदर पीटीआई का कि जी ये अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, अगेंस्ट सब कुछ है, वो भी कतगन हटा दी है अदालत ने। दूसरी तरफ लेकिन पहले मैं ज़रा इंटरेस्टेड हूँ, आपका उस पर कॉमेंट चाहिए कि हमारी पार्टीज कब सीखेंगी। हमेशा पहले खान साहब इनको उड़ाते हैं इस बात पे। वो केपी में देख लें तो मौलाना फजल रहमान साहब के समधी जो हैं वो हैं गवर्नर, उनके जो एक साहबजादे हैं वो मेयर पेशावर हैं, वो अकरम दुरानी साहब वो खुद लीडर ऑफ द अपोजिशन है हाउस में, उनके साहबजादे शायद डिप्टी स्पीकर लगे हुए हैं। अब हमने पीएमएल में अंदर भी ये देख लिया, अब बीबी आ गई हैं। ये बताएं, पहला सवाल तो आपके से पूछूंगा, आपके ख्याल में जो ये पावर्स और क्राउनिंग हुई है मरियम बीबी की, इससे आपको क्या लग रहा है कि मियाँ साहब अभी नहीं आ रहे? ये भी एक सवाल आज बहस छिड़ गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें मालिक साहब, गुजारिश है आप जैसे साहिब इल्म के साथ बैठेगा नुकसान होता है, आप एंट्रो में ही सब कुछ कह जाते हैं, हम तो ऐसे लफ्ज़ों को जोड़ते हैं फिर बाद में। मरियम नवाज का ये फैसला जब मोहतरमा उनकी वालदा शमीम बीबी जिंदा थी, मियाँ मोहतरम नवाज शरीफ साहब की, उस वक़्त ख्वाहिश थी कि मैं पार्टी की सदारत संभालूँ, और वो फैसला भी हो गया फैमिली में, जाती उमरा में। मेरी इतलात के मुताबिक मोहतरम शहबाज शरीफ साहब गए कराची में, इस्लामाबाद में कन्वेंशन होना था, उन्होंने कहा जी मेरी ज़िंदगी में ना ये करे, मैंने पाजी के आगे कोई नहीं बोला। अब मरियम नवाज और हमजा साहब मेरी इतलात के मुताबिक उनके मरासम अच्छे नहीं बल्कि सख्त नाला हैं। यहां तक कि टीवी पे अगर कोई मरियम नवाज साहबा के बंदे की खबर चलती है तो हमजा साहब की तरफ से आता है इसे ना कवर किया जाए, और हमजा साहब की आए तो मरियम करता है
पिछले दिनों जब इनकी हुकूमत थी वो हासी जद्दोजहद रही। अब ये फैसला करके देखिए, पाकिस्तान में जमहूरियत को बदनाम तो ये सियासतदान कर रहे हैं, मैं तो आप नहीं कर रहे। जुल्फकार अली भट्टो, नुसरत भट्टो, बेनजीर शहीद, आसफ अली जरदारी, बिलावल आसवा, नवाज शरीफ, मोहतरम शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा शहबाज, सलमान शहबाज और उसके बाद वो जुनेद सफदर। तो ये तो वरासत की लड़ाई है। जो खातून मोहतरमा एक दफा काउंसलर खुद मुंतखब नहीं हुई, मरियम नवाज साहबा, जिनकी सरपरस्ती में KPK और आजाद कश्मीर के इलेक्शन मुस्लिम लीग नून हार गई, ज़िमनी इलेक्शन सारे हार गई। अब हमजा शहबाज को नीचे दिखाने के लिए जो जिद थी कि मुझे पार्टी सदर बनाया जाए, ये खामोशी से नहीं हुआ, बहुत दिन से काम हो रहा था, बल्कि सालों से काम हो रहा था। अब सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के साथ, क्योंकि शाहिद खान अब्बासी कहेंगे जी मैडम हुक्म हुक्म हुक्म, और उन्होंने बना दिया चीफ ऑर्गेनाइजर। अब तहसील सदा पर वो सारी नामजदगियां करेंगी। और खबर तो यह है इनसाइड के आइंदा टिकटों के फैसले भी मरियम नवाज करेंगी। वो तो चीफ ऑर्गेनाइजर हो गई है, अब तो पावर एब्सोल्यूट होगी। तो लेकिन इस वक्त जो पंजाब में सूरत हाल है, इस मौके पर ये होना, और इसका क्या मतलब, ये तो अफोर्ड करते हैं इस वक्त जब इनका फुल खुला आपके चौधरी बरादरान के, चौधरी परवेज लाई एंड कंपनी, PTI की जो मजबूती है, सब कुछ है। इस टाइम के ऊपर क्या ये अंदर का जो झगड़ा भी ये शुरू हो जाएगा? अगर आपकी बातें मैं समझा हूं तो आप ये भी हिंट दे रहे हैं कि ये आके जो उनका था पूरा नेटवर्क, उसको हमजा का, उसको भी उखाड़ेंगी, फिर ये सारे बंदे चेंज करेंगी। तो ये PMLN अफोर्ड करती है इस टाइम पे? 2 महीने पहले मरियम नवाज का मीडिया सेल बना दिया गया लाहौर में। हम आप कह रहे हैं ना अचानक हुआ, और ये काम सिर्फ और सिर्फ देखें, अमलन जब नवाज शरीफ साहब मुशर्रफ साहब के साथ NRO करके गए तो हमजा शहबाज पीछे थे। 8 से 18 तक शहबाज शरीफ रहे और हमजा शहबाज 90% मुलाकातें रहे, MP MNO से भी उनके मामलात रहे। शाहिद अकार अब्बासी को भी इलेक्शन उन्होंने जिताया तो वो जीत गए। ये सारा कुछ हमजा नवाज को कॉर्नर करने के लिए कि नवाज शरीफ की जिंदगी में अल्लाह उन्हें 100 साल जिंदगी दे, उसकी विरासत की पग मरियम नवाज को सजाने की, जो भले जो मर्जी हो, जो मर्जी हो, बेसिकली फैमिली पॉलिटिक्स इज मोर इंपॉर्टेंट देन नेशनल पॉलिटिक्स। ये आप कह रहे हैं ना? मैंने बताया ना, आप जिससे मर्जी नून लीग से पूछ लेना, हमजा शहबाज और मरियम के वोटिंग करा लें, 90% हमजा शहबाज को लोग कहेंगे। मरियम साहबा ने उसरा नहीं किया। जब नवाज शरीफ बनी तो PM में एक मीडिया सेल रख लिया, वो पब्लिक स्ट्रीट पॉलिटिक्स वो हमजा ने की। MP MNO उसके साथ मामला तय उन्होंने किए। तो मेरे ख्याल में ये नून लीग अंदर से मजीद कमजोर होगी। आप देखें ना, अदम एतमाद की पंजाब में बारी हो रही थी तो हमजा शहबाज पाकिस्तान से बाहर चले गए थे। आखिर कोई तो वजूहत, यही वजूहत होंगी ना, यही वजूहत होगी। उन्होंने कहा कि जिसने खीर खानी है पकाए भी वो खुद ही। चले, इस पर काफी बात होगी। नादिया, थैंक यू वेरी मच, आप बड़े सब्र से सबकी बातें सुनती रही। आई एम सॉरी इट हैज टेकन मी अ व्हाइल टू गेट टू यू। लेकिन जरा नादिया, कराची की जरा बात हो जाए। ये जो कराची में हो रहा है, ये बताएं कि अभी आपको मैं सुनाऊंगा अभी उनकी बातें, वसीम साहब की बात में ब्रेक के, लेकिन क्या नजर आ रहा है कि स्टॉर्म इन द टी कप है और MQM दोबारा बस शोर मोर डाल के सुन रहे हैं। आप कोई एहतजाजी तहरीक अनाउंस कर रहे हैं 9 तारीख को, समथिंग लाइक दैट, और ये बस शोर शू डाल के फिर बैठ जाएंगे? थैंक यू सो मच मालिक साहब, बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है। देखिए, कल तक की पोजीशन बिल्कुल मुख्तलिफ थी। कल बड़ा इन्होंने सख्त एक पोजीशन ली हुई थी परसों जब खालिद मकबूल साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और यूं लगता था कि इस बार शायद मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट मींस बिजनेस, और वो चाहती है कि हल्का बंदियों के लिए वो जिसको रेड लाइन कहा गया है वो वाकई रेड लाइन के तौर पर इसको तस्वुर भी करे और इसके हवाले से जो है वो एक्शन भी ले। लेकिन गुज़िश्ता रात जो जरदारी साहब से मुलाकात हुई उसमें जाहिर है कि PDM की हुकूमत में मौजूद मुख्तलिफ जमातों के नुमाइंदे आए थे, उनसे भी बातचीत हुई। और देखिए, अभी ये साफ नजर आ रहा है कि किसी को भी इलेक्शन सूट नहीं करते। आपने इस्लामाबाद में देखा किस तरह से बल्दियाती इंतखाबात जो है वो मुलतवी किए गए। इस वक्त मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को बिल्कुल सूट नहीं करता कि किसी सूरत 15 जनवरी के इलेक्शन हो,
क्योंकि आप जानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक मकबूलियत का फैक्टर है, चले वो ना भी हो, क्योंकि ये हम गेज नहीं कर सकते कि उनका वोट बैंक किस हद तक जो है वो बल्दियाती इंतखाबात में काम आएगा। गो के कुछ अंदाजा जरूर लगाया जा सकता है कि कराची में जो बाई इलेक्शन हुए उसमें हमने देखा कि किस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने स्कोर किया है। लेकिन दूसरे एंड पे देखें मालिक साहब कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट का वोटर बाहर नहीं निकलता। इसलिए ये जरूरी है कि इस वक्त जो ये इंजमाम की बातें हैं, एंड एज वी स्पीक वी ऑल्सो नो कि आज पीएसपी के दफ्तर मुत्तहदा कौमी मूवमेंट का एक वफ्द भी जाएगा और शायद उनके एक बहुत सीनियर लीडर भी जाएं, और ये भी ख्याल किया जा रहा है, जो इत्तलात है कि शायद मुझे एक बात बताएं 2018 में जब इमरान खान साहब को जिताना था तो एमक्यूएम में तोड़ दी गई, यही कामरान तिसोरी को निकाल दिया पार्टी ने और उनको अपनी कन्वीनरशिप से हाथ धोना पड़ गया। अब ये मुझे बताएं, अब वही कामरान तिसोरी साहब गवर्नर बन गए और सबको पता कि एमक्यूएम के नॉमिनी नहीं थे और पावर्स दैट बी की उनको ब्लेसिंग थी, अब वो आके जोड़ रहे हैं। उसमें भी दो थेरीज चल रही हैं। एक तो ये है कि जी पावर्स दैट बी ये नहीं चाहते कि एब्सोल्युटली पावरफुल हो जाए पीपीपी भी, और वो चाहते हैं कि एक बैलेंस हो जाए कि कुछ पीपीपी के पास हो, कुछ जमात इस्लामी और कुछ एमक्यूएम के पास। इंजमाम के बजाय एक और सुन रहे हैं हम कि जी इलेक्टोरल अलायंस टाइप एक बना देंगे, शायद मुहाजिर अलायंस या समथिंग लाइक दैट। इस किस्म की बातें सुन रही हैं आप वहाँ? जी, इस किस्म की बातें बिल्कुल हो रही है। आपने सही कहा कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की, जिसे हम कहते हैं सादा अल्फाज में, वो साफ नजर आती है। क्योंकि आपने सही कहा 2018 में मुत्तहदा कौमी मूवमेंट को जिस तरह से तोड़ा गया और अब जिस तरह से जोड़ा जा रहा है, साफ बात है कि किसी को भी, स्पेशली तहरीक इंसाफ को कम अज कम एक क्लीन स्वीप नहीं देना है। अच्छा, जो अलायंस की बातें हैं, गुज़िश्ता रात जो मुलाकात हुई है उसमें ये बातें भी हुई कि हम तो चाहते हैं कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट जो है हमारे साथ चले, ये पीपल्स पार्टी का कहना है, और बल्कि आने वाले इंतखाबात में अलायंस भी हो। अच्छा, अगर अलायंस होती है मालिक साहब, इनकी इलेक्शन अलायंस हो जाती है, तो ये तो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की सियासत का बिल्कुल, जिसे कहते हैं ना, खात्मा हो जाएगा। क्योंकि दोनों हरीफ के तौर पे हैं। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की जो सियासत का बेस है वो जाहिर है पीपल्स पार्टी के साथ रहकर सूट नहीं करता, लिहाजा क्या अलायंस होती है ये तो देखना होगा। लेकिन ये जो बल्दियाती इंतखाबात है, ये मेरी इत्तलात के मुताबिक हर सूरत मुलतवी हो जाएंगे, 15 को होते दिखाई नहीं दे रहे इस वक्त। लेकिन ये मैंने एक सवाल वसीम अख्तर साहब से भी किया, मैं आपसे उनका जवाब तो आप बाद में सुनेंगे, कि कहा यह जा रहा है कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स जो थी उनके मुताबिक जो असेसमेंट आई थी उसमें कराची में पहले नंबर पर पीटीआई आ रही थी, सेकंड पे पीपल्स पार्टी, थर्ड में जमात इस्लामी और चौथे नंबर पर एमक्यूएम। हैदराबाद के अंदर पीपीपी पहले नंबर पे थी, पीटीआई दूसरे नंबर पे और वहाँ भी एमक्यूएम तीसरे नंबर पे। और शायद ये इनसे भी रिपोर्ट शेयर की गई होंगी व्हाटएवर, बिकॉज जिना कोर्ट्स काफ़ी चीज़ में इन्वॉल्व होता है, हर किस्म की कोर्ट में, चाहे पॉलिटिकल कोर्ट हो या दूसरी हो। तो सुना है कि ये डेस्परेट हो के भी शायद गए हैं सिद्दीकी साहब के जरदारी साहब के पास के फेस सेविंग मिले और किस तरह ये डिले हो। ये इसमें कितना सच है इन बातों में? ये जो आपने इंडिपेंडेंट नंबर्स की बात की है, ये बिल्कुल सही बात है। ये पॉलिटिकल पार्टीज के पास है इंडिपेंडेंट सर्विस, जिसमें बिल्कुल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो कराची में ज्यादा सीट्स गेन करती नजर आ रही है। और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के, इफ आई एम नॉट मिस कोटिंग, जो फिगर मेरे पास है वो 40-45 के करीब है। अब एक ऐसा शहर जिसकी मुत्तहदा कौमी मूवमेंट कहती हो कि ये हमारी बेस है, कराची हमारा है, उसमें 45 का नंबर तो कहीं सूट नहीं करता। 246 यूसीस के अंदर से 45 अगर वो स्कोर करें, या चले 50 भी कर लें, तो उनकी सियासत का खात्मा हो जाता है। लिहाजा ये जरूरी है और बिल्कुल गए हैं। और जाहिर है इस वक्त उनको इलेक्शन, मैंने कहा ना, सूट नहीं करते। अब देखें मालिक साहब, अगर इंजमाम हो जाता है मुत्तहदा कौमी मूवमेंट का, फिर भी शायद ये ख्याल किया जा रहा है कि पहले से ज्यादा एटलीस्ट वोट हासिल कर सके। अभी तो वोटर निकल नहीं रहा, तो इंजमाम के बाद भी, और देखिए इंजमाम किस किस्म का होगा ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसका इंजन कौन होगा, ये भी मोडालिटीज आप देख लें अभी तय नहीं हुई हैं। ये मोडालिटी तय होना सबसे जरूरी है, क्योंकि वहां पे तो सुना है वो मुस्तफा कमाल जो चाहने वाले हैं, जो नजर नहीं आते, वो तो शायद मुस्तफा कमाल साहब को ड्राइविंग सीट में बैठाना चाहते हैं। एनीवे भट्टी साहब, आपको क्या नजर आ रहा है, जो सारा ड्रामा कराची में अचानक शुरू हुआ है और ये सारा तमाशा बना हुआ है सब कुछ, आपके ख्याल में
बस ये MQM फिर वही टिपिकल वही शो डालेगी, फिर आ जाएगी और पुरानी तनख्वाह भी काम करेगी। बिकॉज अब तो एक ज़माना था कभी 25 सीटें थी, कभी 23 थी, कभी 18 थी, अब तो 7 सीटें नेशनल और प्रोविंशियल असेंबली में भी जहाँ 50 सीटें रखी हुई थी वहाँ भी अब इनकी 20 प्लस के अंदर हैं। क्या बस पुरानी तनख्वाही पे चलेगा? अच्छा मालिक साहब, एक मैं आप और नादिया साहिबा की बात नहीं कर सुन सका, माफ़ी चाहता हूँ, टेक्निकल वजूहात की। बड़ी बदकिस्मती है हमारे जैसे लोगों की, सैलरी ख़त्म हो जाए तो फर्स्ट नहीं आती, यकम स्टाफ पे खड़े हो तो वैन नहीं आती, बड़े लोगों के बड़ी साहब मुझे कह रहे हैं बार बार ब्रेक का कह रहे हैं, जरा मेरे साथ रहिएगा, ब्रेक के बाद आगे बात खत्म करते हैं। जी वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक से पहले कराची पे बात हो रही थी, तो अब मैं चाहता हूँ कि आप गुफ्तगू सुनिए जो मैंने जो डिप्टी कन्वीनर वसीम अख्तर साहब उनसे कुछ देर पहले जब उनसे बातें की, तमाम चीज़ें आपको काफ़ी पिक्चर खुद क्लियर हो जाएगी। आए सुनते हैं उनसे क्या बात हुई। जी भाई ये बताइए लेटेस्ट स्टेटस क्या है? गवर्नर साहब भी आपके गए, कल आप लोगों की मीटिंग हुई, रात गए, उसके बाद फ़ौरन आप जरदारी साहब के मिलने के बाद गवर्नर हाउस पर इकट्ठे हुए। हमें तो इत्तला ये मिल रही है कि एक नया शायद रन अराउंड चल रहा है, क्योंकि चीफ मिनिस्टर साहब और बाकी लीडरान जो हैं वो तो टोटली साफ जवाब दे चुके हैं। अब जरदारी साहब ने हमें नहीं पता आपसे क्या बात की है, लेकिन लग ये रहा है एक नया रन अराउंड चल रहा है। हाँ, आदत तो इसी चीज़ की पड़ी हुई है। हम डील कर रहे हैं आसिफ साहब से और बिलावल साहब से। नीचे जो इनके लीडरान हैं सूबे के लेवल के, ऐसा लगता है कि उन्होंने हमें 6 महीने इंगेज रखा और हमारी मीटिंग्स में ये एक्सेप्टेंस भी आई हुई है, क्योंकि हमने उस पर वर्किंग की थी आसिफ साहब के कहने पे। लास्ट मीटिंग जो आसिफ साहब से हुई थी, इससे कल की मीटिंग से पहले इस्लामाबाद में, उन्होंने हमें ये हिदायत दी थी आसिफ साहब ने कि आप कराची जाके हमारी लोकल जो लीडरशिप है इसके साथ बैठ जाएं और यूसीज पे डिस्कशन कर लें और फाइनल कर लें क्या करना है। हम कराची आके बैठ गए इनकी लोकल क़यादत से के साथ, और पहले हमने इनके सामने रखा जो तरीक़ेकार है। देखिए, मैं आपके तरफ से अवाम को भी बताना चाह रहा हूं, इस्लामाबाद में आइडेंटिकल केस हुआ है। फेडरल गवर्नमेंट ने अपनी 25 यूसियां बढ़वाई और कोर्ट से भी ऑर्डर आ गया और नेशनल असेंबली ने भी ओके कर दिया। वो तो हो गया उनका काम। आइडेंटिकल केस है कराची में, हैदराबाद में। हम उस सिलसिले में क़यादत से इंगेज रहे कराची में। 72 यूसीज हमने बनाई जहां हमारी नजर में इश्यूज थे, जहां ज्यादतियां थी। लोकल क़यादत ने हमें कहा कि नहीं ये ज्यादा हैं, आप फिर से रिव्यू कर लें। हम 60 पे लाए, फिर 53 पे ले आए। 53 यूसीज एक्सटेंड करनी है हमने, जहां हम देख रहे हैं कि आपने अपनी यूसीज 20,000 पे बनाई हुई है, हमारी 80,000 और 90,000 पे बनाई हुई है पॉपुलेशन पे। तो हमने कहा ये ज्यादती है, तो उन्होंने एक्सेप्ट किया इस बात को मीटिंग के अंदर। जाहिर है ये चीजें राइटिंग में नहीं होती, मगर एक्सेप्ट किया कि हाँ यहां ज्यादतियां हुई हैं। हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं मालिक साहब। एक ऑप्शन ये है कि सेक्शन 10(1) है एसएलजे 2013 में, जिसमें जिम्मेदारी सूबे की होती है। अगर सूबा प्रोविंशियल गवर्नमेंट ये लेटर लिख दे इलेक्शन कमीशन को कि हमारी नजर में इन यूसीज में इश्यूज हैं, खराबियां हैं, इनको ठीक करना होगा, तो इलेक्शन नहीं हो सकते। शेड्यूल अनाउंस होने के बावजूद नया शेड्यूल अनाउंस होगा। इसमें ये चांसेस हैं कि अदलिया आपके सामने आ जाए, अदलिया इसमें कोई ऐसा डिसीजन ले ले जिसमें ये मरहला रुक सकता है। दूसरा ऑप्शन हमने इनको दिया वो ये कि आपने एसएलजीए 2013 में जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स हैं वो आपने मिला दी। मजे की बात देखें, मैं आवाम को भी बताना चाह रहा हूं, जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स होती हैं वो मुजाफाती इलाकों के नुमाइंदे होते हैं। हैदराबाद और कराची में है सिर्फ ये। इन्होंने क्या किया, अपनी यूसीज बढ़ावाने के लिए, मेयर के लिए ज्यादा वोट डलवाने के लिए, वो देहात की यूसीज भी इंक्लूड कर ली शहर में। तो ये जो बिलावल साहब का बयान था, जो बिलावल साहब का बयान था कि इंशाल्लाह
15 को कराची का मेयर जाला होगा, वो आपके ख्याल में इस बेसिस पर था क्योंकि इन्होंने दही इलाके मिला लिए बीच में? देखें, जेरीमेंडरिंग कहूंगा इसे, प्री पोल रिगिंग कहूंगा इसे, कब्जा करना कहूंगा इसे, जबरदस्ती। आपने देहाती इलाके शहर में मिला दिए अपनी यूसीज बढ़वाने के लिए, हैदराबाद और कराची में, और यहां जेरीमेंडरिंग की, हल्का बंदियां अपनी मर्जी से, अपनी हल्का बंदियां। अच्छा वसीम साहब एक चीज बताइए, ये जाला जो सुने सुने अगर एक सेकंड मालिक साहब, अगर तो प्री पोल रिगिंग और जेरीमेंडरिंग के थ्रू आप जाला मेयर लाना चाहते हो तो फिर इसको तो कोई नहीं रोक सकता, मगर खुशफहमी भी है, ख्वाहिशें भी हैं। अच्छा जैसे हम का शुक्र है, जैसे हम आपसे और बाकी दोस्तों से भी बहुत सी बातें ऑफ द रिकॉर्ड करते हैं जो हम ऑन एयर नहीं करते, इसी अंडरस्टैंडिंग पे कि वो ऑफ एयर रहेंगी। मेरी कुछ बातें आपके पीपल्स पार्टी के और दूसरे लोगों से भी हुई, वहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। वो कहते हैं जी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स जो बनी हैं वो बड़ी इंटरेस्टिंग हैं, जो बताती हैं कि अगर इलेक्शन हुआ तो पीटीआई पहले नंबर पे आएगी बल्दियाती में, पीपल्स पार्टी दूसरे नंबर पे आएगी, जमात इस्लामी तीसरे पे और एमक्यूएम चौथे नंबर पे, और हैदराबाद में पीपल्स पार्टी पहले नंबर पे है एक्सपेक्टेड, पीटीआई दूसरे नंबर पे और एमक्यूएम तीसरे नंबर पे। और उनका कहना यह है कि आप लोग पैनिक कर गए हैं कि हमारा तो बिल्कुल कुछ नहीं होगा। तो खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब एक्चुअली फेस सेविंग के लिए गए हैं जरदारी साहब के पास कि देखें लेट्स टॉक अबाउट थिंग्स और ये करें वो करें, इसलिए वफाक से निकलने की भी धमकी दी, सब कुछ दी कि सिंपली किसी भी कीमत पे पोल्स मुलतवी हो जाएं, क्योंकि शिकस्त यकीनी है एमक्यूएम की इन दोनों शहरों में, और बड़ी बुरी तरह शिकस्त यकीनी है, क्योंकि जो पहले इलेक्शन हुए बाय पोल्स उसमें भी तादाद बहुत कम थी वोट्स की। इस बात में कितनी हकीकत है? देखें, जैसे कि मैंने आपको जवाब दिया, अगर आप इस हल्का बंदियों को इस्तेमाल करेंगे और वो हरबे इस्तेमाल करेंगे जिसमें प्री पोल रिगिंग में आते हैं वो हरबे, और इस तरह की जेरीमेंडरिंग, इस तरह की हल्का बंदियां करेंगे, तो जाहिर है रिजल्ट्स कुछ भी आ सकते हैं। मगर मेरी नज़र में ये जो भी आपको ऑफ द रिकॉर्ड चीज़ें बताई गई हैं, मैं तो ग्राउंड पे हूं। कराची शहर, हैदराबाद शहर पीपल्स पार्टी का वोट बैंक नहीं है। हाँ, मुज़ाफ़ाती इलाकों में बिल्कुल सीटें हैं, इंटीरियर सिंध में सीटें हैं, मगर इनकी ये खुशफहमी होगी कि ये कराची और हैदराबाद से स्वीप करेंगे या जाला मेयर आएगा, इंशाल्लाह हक परस्त मेयर आएगा। आज हम फैसला करने जा रहे हैं कि हमारे पास ऑप्शंस मालिक साहब खुले हैं, और इससे पहले आसिफ साहब, बिलावल साहब ने खुद कहा था एक वर्किंग रिलेशनशिप चाहिए एमक्यूएम के साथ। हमें पता है कराची का मैंडेट एमक्यूएम के पास है, कराची का मेयर एमक्यूएम का ही होगा। यह अल्फाज दोहरा रहा हूं मैं आसिफ साहब के और बिलावल साहब के मीटिंग्स के अंदर, ऑफ द रिकॉर्ड जो चीजें होती हैं। तो आज अगर आपको यह कह दिया गया है आपके लोगों ने ग्राउंड पे, जो आप तिगड़म जानते हैं, जो जेरीमेंडरिंग जानते हैं, कि हमने बंदोबस्त कर लिया है कराची और हैदराबाद पे कब्जा करने का, आपने तो 14 साल पूरे सिंध पे काबिज रहे हो। आप बता दें एक चीज ऐसी जो सिंध के लोग खुश हों जिससे। लेकिन नसीम भाई एक बात बताएं, एक दो कराची के लोग तो बहुत बेहतर जानते हैं। एक दो अनप्लेजेंट सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा। एक रेपुटेशन बन गई है एमक्यूएम की कि एमक्यूएम आती है, शोर डालती है, फिर पुरानी तनख्वाह पे काम करती है, और ये गवर्नमेंट में भी रहते हैं, नाराज भी रहते हैं, और इस बार भी शोर मचा है। लेकिन एमक्यूएम ना गवर्नमेंट छोड़ेगी वफाक में, और फिर पुरानी तनख्वाह पे काम चलेगा, और ये भी एक बहुत ज़्यादा स्टॉर्म इन द टी कप है। कितना सीरियस है, क्या पॉसिबिलिटी है? क्योंकि वफाक में अब जो नंबर्स गेम है उनको आपकी सपोर्ट नहीं चाहिए। अगर पीटीआई पार्लियामान में वापस नहीं आती और आप अपनी सपोर्ट हटा भी लेते हैं तो फेडरल गवर्नमेंट तो नहीं गिरती, वो तो बैठे रहते हैं। तो अब आपका बार्गेनिंग पॉइंट क्या है? अगर आप मैक्सिमम कहते हैं हम नहीं अलहदा हो जाते हैं, तो उनको तो कोई फिक्र नहीं हो अगर आप अलहदा हो जाएंगे। मैं समझ गया मालिक साहब, मैं समझ गया आपकी बात, बिल्कुल अच्छा सवाल है ये। देखें, जहां तक ताल्लुक है पास्ट का, पास्ट में इस किस्म के फैसले एमक्यूएम करती रही है,
कि कभी हुकूमत में कभी हुकूमत के बाहर। आज जो हमने एग्रीमेंट किया है पीटीआई से निकलने के बाद दोनों बड़ी जमातों से, मौलाना फजलुर रहमान साहब को सामने रखा है, आप इस पे तवज्जो क्यों नहीं दी जाती कि इस बात को छोड़ें कि उसी तनख्वाह पे एमक्यूएम काम कर लेगी। आप ये भी देखें, आपने जब हमसे मीटिंग्स की थी और एग्रीमेंट साइन किया था तो पूरे पाकिस्तान के सामने एक्सेप्ट किया था कि एमक्यूएम के जायज मुतालबात हैं। एमक्यूएम जो कह रही है वो बिल्कुल रीजनेबल चीजें का इसरार कर रही है, तो उसको आप इंप्लीमेंट कर देना। मेरे उस फैसले के लिए क्यों मुझे छोड़ देते हैं कि आपको ये नजर आए कि एमक्यूएम सिर्फ कोई ब्लैकमेलिंग ही कर रही है, उसी तनख्वाह पे काम कर लेगी। और मेरे जेन्युइन इशू रिजॉल्व कर देना आपको मैं इस जगह लेके आया हूं इमरान खान से छुड़वा के कि आप बड़े बड़े वजीर बन के पूरी दुनिया में घूमते फिर रहे हैं, आप फाइनेंस मिनिस्टर बने हुए हैं, आप मुल्क से बाहर आ गए हैं, सब लोग आपके मुकदमे खत्म हो गए हैं। तो एमक्यूएम तो सिर्फ ये कह रही है कि हल्का बंदियां बेहतर कर लें, हम आपके साथ हैं। इमरान खान की गवर्नमेंट थी, उनके गिराने बनाने में तो आपका रोल और आपका वजन और था। मैं वहां आ रहा हूं मालिक साहब, लेकिन अब तो आपका वजन नहीं है। मैं वजन पे आ रहा हूं, मैं उस वजन की बात ही नहीं कर रहा ना। मैं तो अपने जो तरीका है, मेरे साथ जो बिहेवियर है, जो ट्रस्ट डेफिसिट है, वो वहीं का वहीं खड़ा है। मैं तो अपने वोटर को बता रहा हूं, जो मेरा साथ नेशनल असेंबली की सीटों का वोटर है, सपोर्टर है, उसको बता रहा हूं कि इन वोट्स को इस्तेमाल करके मैं कराची के मसले हल कराना चाह रहा हूं, जो कि ये हमें धोखे दे रहे हैं, नहीं कर रहे हमारे साथ, मतलब हमारा साथ नहीं दे रहे, हमने दिया इनका साथ। अच्छा, तो मुझे पता है कि अगर मैं निकल भी जाऊंगा तो इनकी हुकूमत को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे पता है इस बात का। मैं ब्लैकमेलिंग नहीं कर रहा हूं, मगर मैं इनके चेहरे पूरे पाकिस्तानियों को दिखाना चाह रहा हूं। लेकिन एक कंफ्यूजन है किया और उसके बाद मुझे बीच में छोड़ दिया। मेरे वसीम भाई, एक कंफ्यूजन है। आपकी जो तमाम निगोशिएशंस लीड कर रहे हैं, जो ये एफर्ट लीड कर रहे हैं, वो भी कामरान तिसौरी साहब हैं। 2018 में उनको पार्टी ने निकाल दिया जब उनको टिकट देने के ऊपर उनके दोस्त भी फारग हो गए। सो वो ही आगे वो गवर्नर बन गए। मैं सवाल सुन लीजिए, मैं रोकूंगा। हाँ, चले वो अब ऐसा नहीं, आप कहेंगे कि 6 माह के लिए सस्पेंड किया, चले सस्पेंड पे भी आ जाएं, चले 6 माह की सस्पेंशन हुई। एनीवे, नहीं, जब गवर्नर बनने का नाम, मेरा सवाल सुन लीजिए वसीम भाई, फिर आप जो मर्जी कहें। सवाल यह है कि जो शख्स जिनका सबको पता है कि वो उनका नाम गवर्नर के लिए एमक्यूएम ने नहीं दिया, उनका नाम चला, भाई लोगों से चला, फिर वो गवर्नर भी लग गए। अब वो उन्होंने एक एफर्ट लीड की और अब सुनने में ये आ रहा है कि ये पार्टी जम नहीं हो रही, शायद एक अलायंस बनाने की बात हो रही है और उसमें एटलीस्ट 6 माह के लिए एक कलीदी रोल दिया जा रहा है, प्रपोज किया जा रहा है मुस्तफा कमाल के लिए, और फिर बाकी के 6 माह बाद आप इस तरह करें। कायम खानी साहब को भी रोल दिया जा रहा है, मुस्तफा कमाल को भी दिया जा रहा है। क्या इस बात पे चीज़ें अड़ी हुई हैं? क्या इस बात पे भी कोई इख्तलाफ है कि ये चीज़ें तय पा गई हैं? देखिए, जहां तक गवर्नर साहब का रोल है एज अ वफाक का नुमाइंदा, गवर्नर साहब अपना काम कर रहे हैं। अच्छी बात है कि सब लोग इकट्ठे हों, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। खालिद भाई 22 के बाद से खालिद भाई के भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड, वो वफाक के नुमाइंदे हैं कि जो नाराज एमक्यूएम के नुमाइंदे चले गए दूसरी जगह, जो वापस आ जाएं। वो एमक्यूएम के नुमाइंदे हैं कि वफाक के नुमाइंदे हैं? बिल्कुल हैं। एमक्यूएम ने नाम बिल्कुल आफ्टर टेकिंग ओथ ऑफ गवर्नर वो वफाक के नुमाइंदे हो जाते हैं। उससे पहले नॉमिनेशन तो एमक्यूएम नहीं दिया था ना। तो अब मैं आपको ला रहा हूं, लोगों को इकट्ठा करने वाली बात तो हम डे 1 से कर रहे हैं कि सब लोग जो नाराज होके अंडर प्रेशर चले गए थे हमारी पार्टी से, वापस आ जाएं, मिलके एज अ टीम वर्क काम करेंगे हम। तो ये तो हम खुद चाह रहे हैं और गवर्नर साहब भी उसी स्टेटमेंट के बाद पार्टी में आए थे जो खालिद भाई ने दिया था कि सब लोग अपने पार्टी को में वापस आ जाएं। तो इसमें तो कोई बुरी बात है नहीं।
एक मुझे एक चीज़ और बताएं, आपने जब शुरू में ही बात की आपने आसिफ जरदारी साहब का नाम लिया, आपने प्राइम मिनिस्टर की बात नहीं की, शहबाज शरीफ साहब ने जिनके साथ जिन्होंने अंडरटेकिंग दी थी, वहाँ पे मामला क्या है? वफाक से 2 वज़रा भी आए हुए थे, तो क्या उनसे बात हुई? उन्होंने क्या कहा? वज़ीर आज़म की गारंटी का क्या बना? देखिए, हमने जाहिर है हमने एग्रीमेंट दोनों से साइन किया है, पीपल्स पार्टी से भी, नून से भी, और हमने PMLN की गारंटीज थी कि ये सारे इश्यूज हम रिजॉल्व कराएंगे। मौलाना फजल रहमान साहब, सबके नुमाइंदे मौजूद थे कल रात मीटिंग में, अख्तर मैंगल साहब के भी थे, बाप पार्टी के भी थे, और मौलाना फजल रहमान साहब की पार्टी के भी थे, और शहबाज साहब ने या सादिक साहब को और राना सनाउल्लाह साहब को भेजा था कि ये मामलात रिजॉल्व कराए जाएं। तो हमने उनको क्लियरली बता दिया है कि अगर आसिफ साहब की मेहरबानी है, कल उन्होंने कहा कि मैं 1 या 2 दिन में इसको इंशाल्लाह एमिकेबली रिजॉल्व करवाऊंगा, आसिफ साहब के वर्ड्स बता रहा हूं, और हमने वहां उनको अपने नून के लोगों को बता दिया है कि अगर ये नहीं होता रिजॉल्व तो हमारे पास ऑप्शंस खुले हैं, फिर जो हम फैसला करेंगे वो फिर आपको बता देंगे हम। वो ऑप्शन क्या है? लाइक ऑप्शन तो आपने तो अपना शुरू में बता दिया कि जी हम या वफाक से अलहदा हो सकते हैं, हम फिर फैसला करेंगे कि हमने एज इंडिपेंडेंट लड़ना है कि एज इत्तेहादी लड़ना है। तो अब तो एक फैसला क्या अभी तक ये नहीं हुआ? एक तो आप कह सकते हैं ना कि हमारा फैसला है, अगर ये डिलिमिटेशन नहीं हुई हम वफाक से अलहदा हो जाएंगे और अपना इलेक्शन लड़ेंगे। ये कैटेगोरिकल बात क्यों नहीं करते आप लोग? देखें, उसी वजह से हमने आज वर्कर इजलास कॉल किया हुआ है। अभी थोड़ी देर बाद हमारा वर्कर इजलास शुरू हो जाएगा, उसमें खालिद भाई खुद ऐलान भी करेंगे अपनी बात में। ये बात कही जाएगी कि आसिफ साहब ने खुद कहा है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, कि आज का दिन और कल के दिन में वो कोई फैसला करके हमें बता देंगे डिलिमिटेशन होगी या नहीं होगी। उनके फैसले का तो मैं इंतजार का पाबंद हूं ना, मगर हमने ये भी बता दिया है कि ऑप्शंस हमारे पास खुले हैं। तो लेट आसिफ साहब रीच टू एनी डिसीजन, उसके बाद देखते हैं हम। तो उसके बाद भी अभी क्वेश्चन मार्क है, अभी ये आपका फैसला नहीं हुआ हुआ कि अगर नहीं मानते आसिफ साहब, नहीं डिलिमिटेशन होती तो हम अलहदा हो जाएंगे वफाक में। ये अभी भी आपने फैसला नहीं किया हुआ। देखिए, हमें नून के दोस्तों ने ये गारंटी दी, ये कहा कि हम वापस इस्लामाबाद जा रहे हैं, ये सारी चीजें हम प्राइम मिनिस्टर साहब के सामने रखेंगे और उसके बाद हम कोशिश करेंगे, हो सकता है प्राइम मिनिस्टर साहब आसिफ साहब से ही बात करें कि ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। एक लेजिस्लेशन 1 घंटे में होती है सिंध गवर्नमेंट में, सिंध असेंबली के अंदर, कि ये जो आपने डिस्ट्रिक्ट काउंसिल अलग की हैं, ये जो मिलाई हैं ये अलग कर दें। तो वसीम भाई ये बताएं, आपके खत्म हो जाता है आपकी और सही तरह से हल्का बंदियां होती हैं। आपकी ऑनेस्ट ओपिनियन में ये फैसला बिलावल हाउस में होगा या जिना कोर्ट्स में होगा कि ये मामला किस तरफ ऊंट किस करवट बैठेगा? देखिए, मेरे ख्याल में आसिफ साहब ही डिसीजन लेते हैं, वही सरबराह हैं पार्टी के, एक एक्सपीरियंस्ड सियासतदान हैं और उनके अपने अल्फाज हैं कि मैं एमक्यूएम से बिल्कुल बिगाड़ना भी नहीं चाहता, साथ लेके चलना चाहता हूं, एक वर्किंग रिलेशनशिप चाहता हूं एमक्यूएम के साथ। मैं बिलावल को अपनी जिंदगी में इस लड़ाई झगड़े में छोड़ के नहीं जाना चाहता, ये उनके अल्फाज हैं। लेकिन ये बताएं, जो आपके ऑफिसेज अभी तक नहीं खुले, आपके जो ऑफिसेज अभी तक नहीं खुले, ये क्या आसिफ जरदारी साहब का फैसला है या किसी और का फैसला है? नहीं, जाहिर है मैं तो हुकूमत को ही कहूंगा मालिक साहब। मेरा पीटीआई से जब इल्हाक हुआ था उनके सामने भी यही रखा था, मिसिंग पर्संस ऑफिस, वो स्पेस हमें उस वक्त भी नहीं दी जा रही थी, पॉलिटिकल स्पेस जो दूसरी जमातों नहीं। मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि वजीर आज़म, मैं इसलिए पूछ रहा हूं आपसे, तो मैं तो वजीर आज़म बदल गए। शहबाज शरीफ साहब को भी कहूंगा। मैं तो आपसे इसलिए पूछ रहा हूं कि इमरान खान भी वजीर आज़म थे, तब भी आपके दरवाजे नहीं कहे, ये दफ्तर नहीं खुले। वजीर आज़म बदल गए, आपके दफ्तर नहीं खुले, तो इसका मतलब ये दफ्तर जब तक नहीं खुल रहे तो फिर ये फैसले आप गलत जगह तो बात नहीं कर रहे।
देखिए, अब मैं समझता हूं जब हमारा इल्हाक हुआ था तो ये पॉइंट्स भी हमने प्राइम मिनिस्टर साहब के सामने रखे थे, शहबाज शरीफ साहब के सामने और उनकी टीम के सामने, मौलाना साहब के सामने। तो उन्होंने हमसे कहा था, जैसे इमरान खान साहब ने कहा कि हम पूरी कोशिश करेंगे, बल्कि आपको याद होगा राना सनाउल्लाह साहब यहाँ हमारे जो मिसिंग पर्सन्स में से 2 की बॉडीज मिली थी कराची में, तो यहाँ तशरीफ लाए थे और उनकी फैमिली से मुलाकात की थी और फैमिली के सामने वादे किए थे राना सनाउल्लाह साहब ने कि इंशाल्लाह जल्द मिसिंग पर्सन्स वापस आएंगे। तो मैं तो हुकूमत वक्त से ही रिक्वेस्ट करूंगा कि उन्हीं का काम है ये, अगर वो समझते हैं किसी और से बात करना है तो वो भी जिम्मेदारी हुकूमत वक्त की ही है। अच्छा, आखिरी सवाल ये बताएं, मेरी इत्तला ये है कि एक स्टिकलिंग पॉइंट ये भी है, और ये हुकूमत वक्त की ख्वाहिश नहीं है, ये उन्हीं की ख्वाहिश है जिनके कहने पे दफ्तर बंद हैं और खुल नहीं पा रहे, कि कलीदी रोल दिया जाए मुस्तफ़ा कमाल साहब को, शायद कम अज़ कम एज ए कन्वीनर के मकबूल सिद्दीकी साहब ऊपर हैं, कन्वीनर उनको बता दिया जाए, और शायद अनीस खानी साहब को कोई एडमिनिस्ट्रेटिव रीऑर्गेनाइजेशन का रोल दिया जाए। क्या इन ओहदों के ऊपर पे भी कोई इख्तलाफ है कि इतना सीनियर पोजीशन नहीं मिल सकती मुस्तफ़ा कमाल को? हमारी एक पॉलिटिकल जमात है, 22 के बाद लंदन से अलहदा होके हम एक जद्दोजहद कर रहे हैं। हमारा मैनिफेस्टो है, पार्टी का आइन है, कुछ असूल हैं, और हमने ये भी कहा है कि जिसको आना है आ जाए, और आएगा जो वो असूलों का पाबंद होगा, हमारे आइन का पाबंद होगा, जो तरीक़ेकार है उस पर चलना होगा उसे। बहुत सारे लोग आए हैं सारी जमातों से, वो उन्हीं असूलों पे आज हमारे साथ काम कर रहे हैं। हम एज ए टीम वर्क काम कर रहे हैं। जो भी आएगा राब्ता कमेटी डिसाइड करेगी कि उसको क्या जिम्मेदारी देनी चाहिए। तो कामरान टिसोरी कौन से असूलों के तहत वापस आए थे? उनको तो फारिग कर दिया था। उसी असूल के तहत अगर मुस्तफ़ा कमाल भी आ गए तो फिर उनको तो ओहदा मिल सकता है ना वसीम भाई? देखें, जिन साहब का नाम ले रहे हैं उन्होंने एक अलग जमात कायम कर ली, और जहां तक कामरान साहब का ताल्लुक है, कामरान साहब आपने खुद कहा, मुझे पता है, सस्पेंड हुए थे फॉर 6 months, और जब वो सस्पेंड हुए थे डिप्टी कन्वीनर ही थे, तो वो अपने उसी स्लॉट पे वापस आए हैं। 6 महीने तो गुजर गए थे। वो एक केस अलग है। यहां एक सियासी जमात बन चुकी है, काम कर रही है। अगर कोई सियासी जमातों से हमारे से नाराज होके, फारूक सत्तार के लिए खालिद भाई ने बहुत दफा कहा है, आना है दरवाजे खुले हैं, आ जाएं, मगर जाहिर है हमारा एक आइन है, असूल है, उस पर तो पाबंद रहेंगे ना। मैं खुद उसका पाबंद हूं, खालिद भाई खुद। आखिरी क्वेश्चन, आपका फैसला लेने की डेडलाइन क्या है और रेड लाइन क्या है? देखें, ऑप्शंस जैसे कि मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि हमारे पास, हमने बता दिया है, हमारे पास अब ऑप्शन खुले हैं। हम जो फैसला करना चाहेंगे करेंगे। कल मीटिंग हुई थी, आज पूरा दिन निकल गया, कल का दिन और निकलेगा। उसके बाद आज खालिद भाई अपनी तकरीर में जो बात कहेंगे वो सामने आ जाएगी सबके। जी, अभी आपने वसीम अख्तर साहब की बातें सुनी, उससे पहले एक्सपर्ट्स की बातें भी सुनी। ये कोई 32 अरब के बजट का मामला नहीं है कराची का, ये इसकी जो इम्प्लीकेशंस हैं ये नेशनल पॉलिटिक्स की हैं। लेकिन लगता ये है कि शायद एक बार फिर शोर होगा, गोगा होगा, एमक्यूएम अपनी जगह बैठ जाएगी। लेकिन जैसे मैंने प्रोग्राम के शुरू में कहा, मेरे ख्याल में ईसीपी वाला जो आज फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, उसको हमें ज़्यादा करीब से नज़र रखनी होगी, बिकॉज दैट कुड रियली हैव सम इम्पैक्ट ऑन नेशनल पॉलिटिक्स। देखते हैं क्या होता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।